कल हम लोग बात कर रहे थे भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में, और विशेषताओं की बात करते हुए हमने कहा था कि यहाँ संघात्मक संविधान अपनाया है, और संघात्मक संविधान अपनाने के बावजूद यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन ये भी हुए हैं, और इसलिए नहीं कहा जा सकता कि दुनिया के जो संघात्मक संविधान है उनकी कार्बन कॉपी हमने तैयार की है। हमने संघात्मक संविधान जो दुनिया में प्रचलन में है उनकी विशेषताओं को निश्चित तौर पर ग्रहण किया, और ग्रहण करना भी चाहिए, क्योंकि इस कारण से सिर्फ कि किसी ने कुछ इन्वेंट किया, अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो हम एक प्रकार की छुआछूत इसके पक्षधर हैं, एक प्रकार की अस्पृश्यता जिसे बौद्धिक अस्पृश्यता कहते हैं, हम उसके पक्षधर माने जाएंगे। जबकि अनुच्छेद 17 जब आगे पहुंचेंगे तो कहेगा कि हर प्रकार की अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। हालांकि वो भारत के नागरिकों के संदर्भ में ये घोषणा करेगा, लेकिन ठीक है, जो भी बात आपने अपने संदर्भों में कही है वो बात दूसरों के संदर्भों में भी लागू होनी चाहिए। अगर आप अपने नागरिकों में किसी भी आधार पर अस्पृश्यता को स्थान नहीं देना चाहते तो फिर दुनिया के साथ भी आपका व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। और अनुच्छेद 17 ये नहीं कहता कि जाति अस्पृश्यता इसका अंत किया जाता है। वहां जो शब्दावली है कहते हैं कि हर प्रकार की अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, हर प्रकार की। जानबूझकर हर प्रकार शब्द का उपयोग किया गया है। और फिर जरा मूल्यांकित करिए अपनी विचारधारा को। जब आप सिर्फ पढ़ाई के आधार पर अनपढ़ों को अपने से कमतर मानते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का कितना सम्मान कर रहे हैं, ये जरा अपने से विचार करिए। क्योंकि वहां तो कहा हर प्रकार की अस्पृश्यता का अंत यह किया जाता है, वहां केवल जाति अस्पृश्यता इसकी बात नहीं की है। जब हर प्रकार की अस्पृश्यता का अंत हुआ है तो डेफिनेटली हर प्रकार की अस्पृश्यता का अंत होना ही चाहिए। और जब हमने अपने नागरिकों के संदर्भ में यह घोषणा की है तो फिर हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा हम दोहरे मापदंडों के या दोहरे मानदंडों का पालन करने वाले लोग माने जाएंगे। हमें दुनिया में कोई भी अच्छा आदमी नहीं कहेगा, क्योंकि पाखंड और कृत्य इसके बीच फर्क यही होता है। पाखंड का मतलब होता है कि जो आप कह रहे हो वो आपके आचरण में नहीं है, और कृत्य का मतलब होता है वॉट एवर यू आर सेइंग यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू दैट। आपके कृत्य और आपके शब्दों में कोई विरोध नहीं। जब स्थिति यह होती तो कृत्य है, और जब स्थिति इससे भिन्न होती है तो फिर पाखंड है। पाखंड की एक और दशा हो सकती है कि अपने लिए जब बात चले तो सिद्धांत बदल जाए, और जब दूसरों की बात चले तो सिद्धांत बदल जाए। यह पाखंड का एक और प्रारूप है। तो अगर अस्पृश्यता हम अपने नागरिकों के संबंध में हर प्रकार से खत्म कर देना चाहते हैं तो हमें बौद्धिक अस्पृश्यता इसका भी विरोध करना होगा। और विरोध के दो तरीके हो सकते हैं, एक शब्दों के साथ कृत्य करके और एक शब्दों के बिना कृत्य करके। सबसे प्रभावी विरोध यही माना जाएगा कि हम शब्दों से भी उसका विरोध करें और कृत्य से भी उसका विरोध करें। तो अगर दुनिया में कुछ अच्छा खोजा गया और हम उसे सिर्फ इसलिए ना लें कि उस अच्छे को हमारी नस्ल के लोगों ने नहीं खोजा, उस अच्छे का विकास हमारी नस्ल के लोगों ने नहीं किया,
तो न तो ये बुद्धिमत्ता हो सकती है और न ही ये मानवीय जो आचरण है उसके जो आदर्श हो सकते हैं उसके अनुकूल हो सकता है। और अगर यही बात अपनाएंगे तो फिर न्यूटन के गति के 3 सिद्धांत वो भी छोड़ दीजिए, फैराडे का विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत वो भी छोड़ दीजिए, फिर तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो कुछ हमने नहीं खोजा। इसलिए सिद्धांत ये नहीं हो सकता। एक आदमी भी जो कुछ खोजता है उसकी वो खोज संपूर्ण मानवता के लिए होती है। ये ठीक है कि उस पर उसका हक अन्य मानवों की अपेक्षा कुछ अधिक होना चाहिए, अर्थात उस खोज से जो लाभ प्राप्त हो उन लाभों पर प्रथम हक उसी का होना चाहिए। लेकिन मानव का एकाधिकार उसकी खोज पर होना ही नहीं चाहिए। और ये एकाधिकार इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वॉट एवर हैज बीन इन्वेंटेड बाय यू, जो कुछ आपने खोजा है वो इसलिए आप खोज सके क्योंकि बहुतों ने आपको सहयोग किया। अगर बहुत सहयोग न करते तो आप कुछ भी नहीं खोज सकते थे। आप जब पैदा हुए थे तो असहाय थे, आप खुद नहीं बड़े हो गए। आपको बड़ा करने में बहुतों का रोल है और आप खोजने के लिए जब प्रयोगशाला में गए थे तो उस सफाई कर्मचारी का जिसने वहां सफाई की थी उसका भी रोल है। अगर उसने सफाई न की होती महीनों से तो प्रयोगशाला में बैठना संभव नहीं होता। और प्रयोगशाला में बैठना जब संभव नहीं होता तो खोज ये नहीं हो सकती थी। इसलिए आपको कृतज्ञ रहना चाहिए समाज के प्रति। आप कुछ भी हो गए, समाज के ऋण से आप ऋण नहीं हो सकते। समाज का अपना ही ऋण है। तो दुनिया में जो कुछ खोजा गया वो संपूर्ण मानव जाति का है। इसलिए भारत का संविधान जब 1950 में बना, यानी मिड 20th सेंचुरी में बना, 20वीं शताब्दी का मध्य, उस 20वीं शताब्दी के मध्य में दुनिया में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे थे उनमें जो भी अच्छी बातें थी वो हमने ली, लेकिन वहां जो दिक्कतें दिखाई दी, कमजोरियां दिखाई दी, उनके निवारण के लिए हमने फेडरल प्रिंसिपल में आवश्यक बदलाव ये भी किए। जैसे अमेरिका, वहां व्यक्ति राज्य का नागरिक भी है और अमेरिका इसका नागरिक भी है, यानी संघ का नागरिक भी है और राज्य का नागरिक भी है। वह राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है और संघ का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी। और चूंकि व्यक्ति राज्य का नागरिक और संघ का भी है, इसलिए इस बात की संभावना बनी रहती है कि जब एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में जाएगा तो उसके साथ कुछ विभेद हो, क्योंकि वो दूसरे राज्य का नागरिक नहीं है और जाएगा दूसरे राज्य में। इसलिए हमने अपने यहां इकहरी नागरिकता रखी। हमारे यहां कोई भी किसी राज्य का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक। हमने ये देखा कि समय के साथ राज्यों में ये भावना पैदा हो सकती है कि हम संघ से अलग हो सकते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये फेडरेशन नहीं है, ठीक है, ये एसोसिएशन नहीं है स्टेट्स की,
स्टेट आकर यहां सम्मिलित हुए हों और अपने अलग अस्तित्व को बनाए हुए हों, ऐसी स्थिति नहीं है। हमने केवल प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से पूरा भारत एक है और पूरे भारत को हमने जो ठीक है डिवाइड किया है, तो डिवाइड शब्द ठीक नहीं है, बल्कि हम ये कहें कि पूरे भारत को हमने विभिन्न राज्यों में चिन्हित किया है, ये ज्यादा ठीक शब्द है। इसलिए ताकि एक क्षेत्र तय हो सके और वहां हम रीजनल गवर्नमेंट की स्थापना कर सके जो रीजनल एस्पिरेशंस के मुताबिक काम कर सके। फेडरल प्रिंसिपल जिस लिए लाया गया, उस फेडरल प्रिंसिपल की भावना के अनुकूल रहते हुए हमने फेडरल प्रिंसिपल में आवश्यक बदलाव किए। ये सारी स्थिति हमने देखी थी। इसके अलावा कल बोलते समय, क्योंकि बोलने का अपना एक क्रम होता है, उस बोलते समय हम ये बात बोल गए कि अमेरिका में एक संघ का सुप्रीम कोर्ट है, संघ का न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और राज्यों में हाई कोर्ट, और वहां सुप्रीम कोर्ट ये अलग है और राज्यों की जो सुप्रीम जुडिशरी है जिसका प्रमुख हाई कोर्ट है ये अलग है। वहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट परस्पर अधीनस्थ और वरिष्ठ इस प्रकार से नहीं है, बल्कि वहां सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है और हाई कोर्ट स्वतंत्र है। इसलिए वहां जुडिक्शन को लेकर कि अमुक विषय पर क्षेत्राधिकार हमें है या अमुक विषय पर सुप्रीम कोर्ट को है, इसको लेकर विवाद होते रहते हैं। और इस घटना से सबक लेकर हमारे यहां एक यूनिफाइड जुडिशरी इसकी स्थापना हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पोजीशन पर है और उच्च न्यायालय उसके अधीनस्थ है। ये शब्द निकले हैं, इन शब्दों में सुधार होना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने हमें फोन करके कहा कि ये शब्द ठीक नहीं है। उसकी बात ठीक थी, वो शब्द वाकई ठीक नहीं, लेकिन वो सिर्फ बोलने के क्रम में निकले हैं। अन्यथा ये बिल्कुल सही है कि भारत में भी उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं है। उस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से अधीनस्थ शब्द को समझा जाता है, उस दृष्टिकोण से तो जो सिविल जो जूनियर डिवीजन और न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वो भी सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ नहीं है, वो भी उच्च न्यायालय का अधीनस्थ नहीं है। क्योंकि अधीनस्थ शब्द सामाजिक व्यवहार में जिस अर्थ को प्रतिध्वनित करता है वो अर्थ यह है कि जो वरिष्ठ है वो अपने अधीनस्थ को किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश ये दे सकता है। जबकि इस अर्थ में देखेंगे तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय भी न तो उच्च न्यायालय का और न ही उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ है, कुछ नहीं है। कानून के मुताबिक वे अपनी समझ से जो कुछ डिसाइड करना चाहें वो डिसाइड कर सकते हैं। उस पर किसी प्रकार की वरिष्ठता कोई प्रयोग नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि दी गई स्थिति में वो डिसीजन नहीं होना चाहिए जो हुआ है, तो उसके लिए अपील है, उसके लिए रिवीजन है। आप अपील में जाइए, आप पुनरीक्षण प्रस्तुत करिए, लेकिन कोई वरिष्ठ न्यायालय
किसी अवर न्यायालय को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वो डिसाइड करे जो वो बता रहे हैं। इवन विधि के प्रश्न जो रेफरेंस के माध्यम से, चाहे अवर न्यायालयों में हम लोग ने देखा था, सीपीसी में भी रेफरेंस भेजने की व्यवस्था थी और सीआरपीसी में भी थी। तो अगर अवर न्यायालय विधि के प्रश्न उत्पन्न होने पर रेफरेंस भी भेज रहे हैं, तो भी विधि के प्रश्न इन्हें डिसाइड करेगा उच्च न्यायालय, और फिर मामला अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर देगा कि वे जो विधि की व्याख्या उन्होंने की है उसके अकॉर्डिंग तथ्यों पर निर्णय लें और निर्णय पारित करें। यानी न्यायिक तौर पर कोई किसी का अधीनस्थ नहीं है। हाँ, यह ठीक है कि जब उच्च न्यायालय इससे संबंधित प्रावधान हम भारत के संविधान में पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 227 मिलता है। और अनुच्छेद 227 क्या कहता है, एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। अनुच्छेद 227 कहता है, प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकारियों का अधीक्षण करेगा। शब्द सुपरविजन आया है। यह नहीं कहा कि ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स विल बी सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, ठीक है, अधीक्षण करेगा। और फिर कहता है पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा। यानी जो अधीनस्थता है ये उस प्रकार की नहीं होगी जिस प्रकार की समझी जाती है। जिस प्रकार की समझी जाती है उस प्रकार की अधीनस्थता बिल्कुल नहीं होगी उच्च न्यायालय की उन प्राधिकारियों पर और उन न्यायालयों पर जो उस क्षेत्र में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, जिस क्षेत्र के लिए वो उच्च न्यायालय है। जो कुछ करेंगे सुपरविजन, और सुपरविजन इसे किया गया है। ये कब कहा जाता है, जब आपको काम करने का जो ढंग दिया गया है, आप उस ढंग से काम करें। इस दृष्टिकोण से आपके कार्यों की निगरानी की जाती है। तो इस सारे संव्यवहार को सुपरविजन करना या अधीक्षण करना कहा जाता है। यानी जो आपका अधीक्षण कर रहा है उसे उन अर्थों में आपका वरिष्ठ नहीं कहा जा सकता जिन अर्थों में सामान्य समाज वरिष्ठ शब्द की व्याख्या करता है, क्योंकि वो आपको काम करने का ढंग नहीं बता रहा। काम करने का ढंग किसी स्वतंत्र स्रोत से तय किया गया है। वो जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ इतना ही कर रहा है कि काम करने का ढंग जो स्वतंत्र स्रोत से निर्धारित हुआ है उसके मुताबिक आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे ये देखता है। इसलिए वो सुपरविजन तो कर रहा है, लेकिन आप उसके सबऑर्डिनेट हो ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, काम करने का ढंग अवर न्यायालयों के लिए स्वयं विधायिका ने तय किया है, उसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है, उसके लिए कानून है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 227 के अंतर्गत जो कुछ शक्ति रखता है वो सिर्फ अधीक्षण की है, सबऑर्डिनेशन नहीं है, केवल अधीक्षण की शक्ति है। और 227 सबसेक्शन 2 आपका कहता पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।
यानी अधीक्षण करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो तो कर ही सकता है हाईकोर्ट। आप अगेंस्ट द लॉ काम कर रहे होंगे तो विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ लाने के लिए आप जो कुछ जरूरी होगा वो निर्देश हाईकोर्ट आपको देगा। जब अनुच्छेद 227 पर कॉन्स्टिट्यूशन के क्रम में हम पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या क्या वो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत कर सकते हैं और किस प्रकार ये 226 से अलग है, तब बात करेंगे उसमें। लेकिन यहां पर कहता पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो अधीक्षण की शक्तियों में है या अधीक्षण की शक्तियों का उपयोग करते हुए वो जो कुछ कर सकते हैं सामान्यतः ये कर सकते हैं। जो सबसेक्शन 2 में लिखा है क्या कि कुछ चीजें अधीक्षण की शक्ति के अंतर्गत मानी जाती है और कॉमनली अधीक्षण की शक्ति का उपयोग करते हुए वे काम किए जाते हैं जो सामान्यतः यहां लिख दिए गए, ठीक है ना। लेकिन अधीक्षण की शक्ति का उपयोग करते हुए सिर्फ यही काम किए जा सकते हैं ऐसा नहीं है। और इस बात को कहने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया वो शब्द क्या है, पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन शब्दों का उपयोग किया। इन शब्दों से अर्थ ध्वनित हुआ कि ये ठीक है कि अधीक्षण की शक्ति का उपयोग करने के लिए वो काम किए जाते हैं जो सबसेक्शन 2 में लिखे हैं, लेकिन अधीक्षण की शक्ति का उपयोग करते हुए सिर्फ यही किया जा सकता है ये नहीं है, क्योंकि शब्द प्रयोग कर लिया पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। हमने कहा प्रारूपण एक कला होती है, ड्राफ्टिंग एक कला होती है। अगर काम बताएं कि अधीक्षण की शक्ति का उपयोग करते हुए आप ये कर सकोगे तो फिर वही कर पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ बंध जाएंगे। और अगर इस ढंग से प्रारूपण किया जाए कि पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये किया जाएगा तो सामान्यता जो सामान्य स्वरूप होगा उसमें आप ये करेंगे। अगर परिस्थिति मांग करती होगी कुछ और किए जाने का जो अभी हमारे कॉन्सेप्शन में नहीं है तो वो भी किया जा सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिनियमन के समय किया जाता है। और ये शब्द इसी ढंग के हैं जैसे हम लोगों ने देखा था समन की तामील, वो कह रहा था जब 63, 64, 65, 63 तो नहीं कहता था 64, 65, 66 में बताए गए तरीके से ना हो सके तो चस्पा किया जा सकेगा। इसके अलावा न्यायालय जो तरीका समुचित समझे सम्मन की तामील के लिए वो तरीका इस्तेमाल कर सकेगा। तो प्रारूपण इसी ढंग से किया जाता है। आप देखें अधीक्षण की शक्ति का उपयोग करते हुए किन किन कामों को करने की अनुमति दी गई, कहा ऐसे न्यायालयों से विवरण ही मंगा सकेगा, यानी पूछ सकेगा क्या क्या किया, कब कब किया। ये भाई 70 का मुकदमा रखा है, डिसाइड क्यों नहीं है, ठीक है। कहते ना कचहरी की भाषा में बोले नक्शा मांगा है, वहां एक शब्द चलता है नक्शा मांगना। आप नक्शा, भारत का नक्शा और इसका ये समझते हैं, ये बोले वो नक्शे बहुत दिखाते हैं ये समझते हैं, लेकिन वहां नक्शा विवरणी को कहते हैं कि क्या क्या कितना कितना पेंडिंग है, 302 के कितने मामले पेंडिंग है, 376 कितने मामले पेंडिंग है। ये अधीक्षण की शक्ति का इस्तेमाल है। क्यों पेंडिंग है बताइए। अब पहले तो हमने ये मंगा लिया, विवरणी मंगा ली, अब आपसे पूछ रहे वाई क्यों पेंडिंग है। आप नहीं सुनते हो, एविडेंस नहीं आता है, पुलिस ठीक काम नहीं कर रही, क्या बात क्या है, इससे तय होगा विवरणी मंगा सकेगा। हमने कहा ना जो कुछ वहां होता है सब कहीं लिखा है इसलिए होता है, इसलिए उस अर्थ में आधीनस्थ नहीं है, ठीक है, जिस अर्थ में आधीनस्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमसे हुआ है कल, किसी ने टोका है, इसीलिए ये कंप्लीट बात करने के लिए आज हमने विचार किया कि कंप्लीट बात होनी चाहिए।
दूसरी बात देखें, कहता ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्रवाइयों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा। विहित का मतलब होता नियमों द्वारा विहित, ठीक है। यानी कहता है कि क्या क्या कर सकेगा, ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्रवाइयों के विनियमन के लिए साधारण नियम यानी रूल्स बना सकेंगे। हमने आपको कहा था कि विधायिका जो कुछ बनाती है उसे हम अधिनियम कहते हैं, और विधायिका कई बार नियम बनाने की शक्ति किन्हीं अन्य प्राधिकारियों को स्थानांतरित कर देती है, और वे प्राधिकारी विधायिका द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर जो कुछ बनाते हैं उसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या नियम आदि कहते हैं। यहां उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति दी, और उच्च न्यायालय विधायिका नहीं है। और ये शक्ति किससे मिली है? भारत के लोगों के द्वारा। इसलिए उच्च न्यायालय भारत के लोगों द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर नियम बना सकेगा। वो जो कुछ बनाएगा उसे नियम कहेंगे, उसे अधिनियम नहीं कहेंगे। अधिनियम और नियम में फर्क है। तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विनियमन के लिए, उनकी पद्धति और कार्रवाइयों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा। प्रारूप यानी यह बता सकेगा कि आप सम्मन ऐसे भेजोगे। हालांकि सम्मन सेकंड शेड्यूल में सीआरपीसी का प्रोवाइड है, लेकिन वहां भी सीआरपीसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो प्रारूप वो बता सकेंगे। कई सारे रजिस्टर होते हैं अधीनस्थ न्यायालयों में, प्रोसेस रजिस्टर कि सम्मन किसको जारी हुआ, वारंट किसको जारी हुआ, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर वहां होते हैं, और वे सारे रजिस्टर रखे जाएंगे। ये कौन तय करता है? उच्च न्यायालय। क्योंकि उच्च न्यायालय और नियम काहे के लिए बनाएगा? पद्धति और कार्रवाइयों के विनियमन के लिए। बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी न्यायिक शक्ति के विनियमन के लिए कोई नियम वो नहीं बनाएंगे। उनकी न्यायिक शक्ति का विनियमन स्वयं कानून के माध्यम से होगा। उस दृष्टिकोण से कोई न्यायालय किसी का अधीनस्थ नहीं, ठीक है ना। सीधे उसने कहा पद्धति और कार्रवाइयों के विनियमन के लिए। कहता किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप विहित कर सकेगा। ये बता सकेगा प्रोसेस रजिस्टर ऐसे बनेगा, तब ये वाला रजिस्टर ऐसे बनेगा। ये तय कर सकेगा नियमों के माध्यम से, और फिर वो वैसे ही बनेगा। अधीक्षण की शक्ति के अंतर्गत ये शामिल होगा पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। आगे कहता है उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियों को भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालय के शेरिफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि व्यवसाय करने वाले अटार्नियों, अभिवक्ताओं और प्लीडरों को अनुज्ञेय होगी। करते नहीं है, कर सकता है, लिखा है कर सकता है। हालांकि अपने अधिकारियों के लिए वे करते हैं कि जो एफिडेविट आएगा उस पर टिकट इतने का लगेगा, ये सारी चीजें तय करते हैं। फीसें तय कर सकेंगे। यानी न्यायिक शक्ति के विनियमन के लिए कोई नियम यहां नहीं पा रहे हैं। इसलिए उस अर्थ में अवर जुडिशरी को भी उच्च न्यायालय का अधीनस्थ नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर कहता परंतु खंड 2 या खंड 3 के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए कोई प्रारूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रबद्ध किसी विधि के उपबंधों से असंगत नहीं होगी। अब देखिए यहां सुपरमेसी आपको दिखाई दी किसकी? लेजिस्लेचर की। हमने कहा था सारी व्यवस्था हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। लेजिस्लेचर सुप्रीम है लेजिस्लेशन की फील्ड में। इसलिए लेजिस्लेशन अगर हुआ है इन बातों के विनियमन के लिए तो उच्च न्यायालय नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करके
उस विधि के उपबंधों से असंगत नियम बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि विधायिका सर्वोच्च है। विधायन के क्षेत्रों में सर्वोच्च है उस ढंग से नहीं जिस ढंग से विधायिका सर्वोच्च है इंग्लैंड में, उस ढंग से नहीं, क्योंकि वहां इंग्लैंड के लोगों की शक्ति विधायिका में बैठे हुए लोगों द्वारा सीधे सीधे उपयोग की जाती है, और हमारे यहां भारत के लोगों ने अपनी शक्ति से सारी प्रक्रिया किस प्रकार चलेगी ये एक बार निर्धारित करके लिखकर रख दिया। इसलिए विधायिका उनकी इच्छा के अधीन रहते हुए सर्वोच्च, यानी संविधान का विरोध नहीं कर सकते। इस प्रकार की स्थिति निकल कर आ रही है, और कहता है और इनके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी, क्योंकि राज्यपाल एग्जीक्यूटिव हेड है, वे विधायिका के पार्ट भी हैं। अगर विधायिका का कानून नहीं भी है और इन्होंने नियम बनाए तो भी राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की जरूरत होगी। भारत के संविधान में यह भी एक यूनिक फीचर है। जो कनाडा, अमेरिका, विशेषकर अमेरिका, वहां सेपरेशन ऑफ पावर है, सब अपने क्षेत्रों में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर को स्थान नहीं मिला है, या यूं कहें यह भी गलत है, सेपरेशन ऑफ पावर को हमारे यहां भी स्थान मिला है, क्योंकि अभी हमने कहा विधायिका सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस की थ्योरी अपनाई गई है। विधायिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, लेकिन संविधान के विपरीत कुछ नहीं बना सकती, और बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, हाई कोर्ट चेक करेगा कि भारत के नागरिकों की इच्छा के विपरीत तो कुछ नहीं बना, और यदि हां तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि भारत के नागरिकों ने यह इच्छा व्यक्त की कि आप बनाएं कानून, तो उनकी इच्छा के अनुरूप रहते हुए बनाएंगे ना, विपरीत जाकर तो नहीं बनाएंगे। तो एक चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है। इस कारण से हमारे यहां राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा यह की गई। कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी ये ठीक है कि नॉर्मली सुपरविजन का हक ये हाईकोर्ट को दिया गया, लेकिन संघ के सशस्त्र बल जो है उनसे संबंधित कोई ट्रिब्यूनल है तो उस पर सुपरविजन का हक हाईकोर्ट को नहीं मिला। ये तो स्थिति रही हाईकोर्ट की अवर न्यायालयों के संबंध में। वे अवर न्यायालय है और वे प्राधिकारी है जो उस क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के लिए वे उच्च न्यायालय है। ये तो उनकी बात हुई, और वहां भी हमने ये पाया कि परंपरागत रूप से अधीनस्थ शब्द का उपयोग जिस तथ्य स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, उस तथ्य स्थिति के संबंध में, ठीक है, अधीनस्थ शब्द का प्रयोग भले ही किया जाता हो, लेकिन वो तथ्य स्थिति यहां नहीं है, और इसलिए यहां जिस प्रकार की अधीक्षण के कारण अधीनस्थता मानी जा सकती है, वह अधीनस्थता उस अधीनस्थता से एकदम भिन्न है जो परंपरागत रूप से अधीनस्थता समझी जाती है। यहां सुपरविजन की ताकत है। चलिए कम से कम सुपरविजन की तो है, कम से कम सुपरविजन की तो है। आप उच्चतम न्यायालय से संबंधित सारे प्रावधान पढ़ डालिए। कहां से शुरू है? 124 से लेकर 147 तक सारे प्रोविजन पढ़ लीजिए। आप एक भी अनुच्छेद वहां नहीं पाएंगे सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय से अपीलें वहां जाएंगी और सुनी जाएंगी। बस अधीक्षण कर सकेगा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों का, या उन पर अन्य किसी ढंग से अपनी किसी ताकत का प्रयोग कर सकेगा।
इस प्रकार का प्रावधान आप 124 से लेकर 147 तक पाएंगे ही नहीं। तो अगर यह कहा जाए कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो बात गलत है। उच्च न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र है और उच्चतम न्यायालय भी पूरी तरह स्वतंत्र है, सिवाय इसके कि किसी कानून के संबंध में जो अधिकृत व्याख्या है वो सुप्रीम तौर पर करने का हक सुप्रीम कोर्ट को है। ये सही है, इसलिए दे आर एंजॉयिंग ए टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। बट एनी कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट इज सबऑर्डिनेट ऑफ देम। ये ठीक नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय उनका सबऑर्डिनेशन में उनकी अधीनस्थ नहीं है। ये शब्द कॉन्टेस्ट में बोलते समय बोलने की जो ठीक है क्रम होता है उसमें मेरे मुंह से निकला जरूर है और इसीलिए फोन आने पर उस गलती को हम सुधार रहे हैं। अधीनस्थ ने बिल्कुल नहीं। अधीनस्थता का निर्णय जिन बातों के आधार पर होता है, देखिए हमने आपसे कहा कि कानून की दुनिया में सब कुछ गुण से निर्धारित होता है, प्रारूप से नहीं। हमने आपसे कह दिया आप मेरे अधीनस्थ हो, इससे आप मेरे अधीनस्थ हो नहीं गए। जब तक हम आपके कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने की स्थिति में ना हो, आप मेरे अधीनस्थ नहीं है। कह देने से थोड़ी कोई कुछ हो जाता है। इसलिए कानून की दुनिया में हमेशा देखा जाता है, आप कहते हो इनने कत्ल किया, तो कत्ल किया, इसके लिए तो कुछ कामों का किया जाना जरूरी है। कानून बताता है कि ये किया हो तब आदमी ने कत्ल किया है ये कहा जाएगा, और अगर ये नहीं किया है, भले ही इससे मिलता जुलता किया है, तो भी कत्ल नहीं किया है। दुर्घटना हो सकती है, आदमी की मौत हुई है आपके कार्य के परिणाम स्वरूप, ये कत्ल होने का प्रमाण नहीं है। कत्ल कब हुआ है? जब काम आपने इसी आशय से किया था कि कोई मरे, भले ही इन्हें मारने के आशय से काम नहीं किया था, लेकिन किसी को भी, और किसी को भी यानी मानव प्राणी, पशु नहीं, किसी मानव प्राणी को मारने के आशय से आपने काम किया था, तो भले ही ए को मारने का आशय था, बी मर गया, तो भी आपने कत्ल किया है। क्योंकि वहां क्या लिखा है? का एक गड्ढे पर घास और लकड़ियां बिछाता है, का नहीं गिरता। ठीक है, का को मार डालने के आशय से खा एक गड्ढे पर घास और लकड़ियां बिछाता है, का नहीं गिरता, कोई और गिरता है और वो मर जाता है। उसने सदोष मानववध किया है और सदोष मानववध ही हत्या बनेगा। क्योंकि जो हत्या की डेफिनेशन है वो क्या कहती? सदोष मानववध हत्या है। इसका मतलब पहले सदोष मानववध होना चाहिए, फिर हत्या होगी। तो काम गड्ढा, उस पर घास और लकड़ी क्यों बिछाई जा रही थी? मार डालने के आशय से, और कोई आशय ही नहीं था, मार डालने के आशय से काम हो रहा था। लापरवाही में घास और लकड़ियां बिछा दी, ये मानकर कि ये घास और लकड़ियां मजबूत है, कोई भी इससे निकल जाएगा। इनफैक्ट वो कमजोर थी और उनकी मजबूती की सम्यक परीक्षा किए बिना गड्ढे पर बिछा दी, कोई गुजरा, गिरा, मर गया। रिजल्ट तो वही है। आशय बदल चुका है,
अब दुर्घटना है, अब हत्या नहीं है। तो इसलिए कानून की दुनिया में परिणामों के आधार पर रिजल्ट नहीं निकलते, बल्कि काम जिस ढंग से किया जाता है उस ढंग को करने के आधार पर यह माना जाता है कि काम किया गया, अन्यथा नहीं। और आम आदमी परिणामों के आधार पर रिजल्ट निकालता है। यही एक आम आदमी के दृष्टिकोण में और एक कानून जानने वाले आदमी के दृष्टिकोण में फर्क होता है। और इसीलिए कानून जानने वाला आदमी विद्वान कहलाता है। और अगर आपके दृष्टिकोण में यह अंतर नहीं है तो भले ही आप कानून की दुनिया में काम करने वाले आदमी हो, आप विद्वान लिखे जाने योग्य नहीं है। हम बिना कोई टिप्पणी किए आपसे खुद ही यह अपेक्षा करते कि आप खुद अपना मूल्यांकन कर लो कि हम कहां खड़े हैं। स्टैंडर्ड हमने बता दिया कि ये स्टैंडर्ड है। कोई किसी का अधीनस्थ तब कहा जाता है जब कोई किसी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की स्थिति में हो, और कोई किसी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की स्थिति में कब होता है, यह भी तो प्रश्न है। जबकि उसकी कार्य के कर्ता के तौर पर नियुक्ति का हक संबंधित व्यक्ति के पास हो, कार्य के बदले उसे जो वेतन मिलना है उस वेतन को निर्धारित करने का, उसमें कटौती करने का हक उस व्यक्ति के पास हो जो उसका वरिष्ठ कहा जा रहा है। ठीक है ना। जब उसके अवकाश, वेतन, छुट्टी, इसके बारे में निर्णय लेने का हक उसे हो जो उसका वरिष्ठ कहा जा रहा है। जो उसका वरिष्ठ कहा जा रहा है, कार्य करने के ढंग के संबंध में निर्देश देने का हक उन्हें हो, तब कोई किसी का अधीनस्थ या कोई किसी का वरिष्ठ यह कहा जाता है। और जब इन दृष्टिकोणों से हम देखना शुरू करते हैं तो हम ये पाते हैं कि चाहे उच्च न्यायालय हो और चाहे उच्चतम न्यायालय हो, दोनों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर आज की डेट पर ठीक है, स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना। नियुक्ति के प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम इसकी भूमिका जरूर है, लेकिन उनकी राय से राष्ट्रपति करेंगे। और जब इस विषय पर केस लॉ का अध्ययन हम लोग करेंगे, जब वहां पर आएगा मसला, तब एक मुकदमा आएगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो कुछ डिसाइड हुआ, आज की तिथि पर नियुक्तियां उसी हिसाब से होती हैं। आगे होती रहेंगी, नहीं होती रहेंगी, आगे की बात है। आज की डेट पर यही हो रहा है। और उसमें प्रमुख भूमिका भारत के मुख्य न्यायाधीश की जरूर है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश उसमें अकेले नहीं है। 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन्हें मिलाकर एक कॉलेजियम बनेगा और ये किसी भी व्यक्ति के संबंध में लिखित राय ये देंगे। और अपेक्षा की गई है कि वो राय सर्वसम्मत होनी चाहिए, और अगर न भी हो सर्वसम्मत तो बहुमत की राय जरूर हो। और वो राय जो आएगी उसके अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, जो विधायिका के भाग हैं, वे संबंधित व्यक्ति की उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति करेंगे। यह व्यवस्था है और वहां यह हक दिया गया है कि सरकार केंद्रीय, यदि कोई रीजनेबल आक्षेप, ठीक है, ऑब्जेक्शन ये रखती है
तो संबंधित व्यक्ति के संबंध में प्रमुखता जरूर उनकी राय को है, लेकिन ऐसा भी नहीं है सिर्फ उन्हीं की राय से नियुक्ति हो जाएगी। इसका मतलब अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ऐसा नहीं कह सकते। और व्यक्ति को अधीनस्थ बनाने में उसके अपॉइंटमेंट या उसकी नियुक्ति की प्रमुख भूमिका रहती है। ठीक है, आप देखें संबंधित प्रावधान। ठीक है, कहता है 214 में, कहता राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और स्वयं भारत का संविधान यह निश्चित कर रहा है, यानी भारत के लोगों की इच्छा यह तय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा कि भारत के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, वो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा। भारत के लोग जिस सोर्स से सुप्रीम कोर्ट आ रहा उसी सोर्स से हाई कोर्ट आ रहा। सबऑर्डिनेशन का सवाल नहीं है। ठीक है, फिर कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215 में। अगर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय है तो हाई कोर्ट 215 में है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है और उसकी शक्तियां क्या होती हैं, इस पर बात करेंगे जब यथास्थान वहां पहुंचेंगे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, किसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इस पर भी बात होगी। लेकिन अभी इतना ही पर्याप्त है यह दिखाने के लिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ उस अर्थ में नहीं है, उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में अधीनस्थ शब्द को समझा जाता है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट इज एंजॉयिंग ए टॉप पोजीशन, ठीक है ना, इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। और इस तरह अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम से हम भिन्न है। वहां उच्च न्यायालय राज्यों की सुप्रीम जुडिशरी और कुछ क्षेत्रों में उन्हें एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है। और संघ के उच्चतम न्यायालय को कुछ क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है, इसलिए जुडिक्शन संबंधी विवाद ये होते रहते हैं। यहां यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, यानी सुप्रीम कोर्ट को हर प्रकार के मामले सुनने का हक है और हाई कोर्ट को भी हर प्रकार के मामले, लगभग सामान्य तौर पर हर प्रकार के मामले सुनने का हक है। लेकिन हां यह ठीक है कि उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है कुछ मामलों में, हर मामले में जाएगी भी नहीं। यूं तो अपील के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ही है। उच्च न्यायालय की स्थिति इंग्लैंड जैसी है, जैसे वहां कोर्ट ऑफ अपील है, वहां किंग्स बेंच, कोर्ट ऑफ अपील और ठीक है, अब तो सुप्रीम कोर्ट है, पहले प्रिवी काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये सब होता था। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ अपील की जो स्थिति है यही हाई कोर्ट की हिंदुस्तान में है। दे आर जनरल कोर्ट ऑफ अपील। और कुछ मामलों में जहां कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है या जहां संबंधित स्टैट्यूटरी लॉ प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपील जाएगी, वहां सुप्रीम कोर्ट भी अपीलेट कोर्ट है। लेकिन सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट नहीं है। ठीक है, सामान्य तौर पर नहीं है। सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय अपीलेट कोर्ट है। ठीक है ना, तो आप देखें कहता है उच्च न्यायालय का गठन, अगर सुप्रीम कोर्ट के गठन के संबंध में अनुच्छेद 124 है तो हाई कोर्ट के गठन के संबंध में 216 है। ठीक है, 216 स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। राष्ट्रपति, न कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से अधीनस्थ नहीं है। और देखें, कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 224 का में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सिफारिश पर, वो तो अब हट ही गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया राष्ट्रीय नियुक्ति।
आयोग, ठीक है ना। तो पिछली बार बना था, फिर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, तो अब ये बात शब्द जो ब्रैकेट में लिखे हैं तो हट जाएंगे, ठीक है। अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और वह न्यायाधीश, ठीक है, ये पद धारण करेगा। क्योंकि अब पुरानी जैसी व्यवस्था आ गई, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की जगह राष्ट्रपति ये पढ़ेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, ठीक है, ये सीधे सीधे नहीं है, वही जो उनकी उच्चतम न्यायालय के संबंध में वही उच्च न्यायालय के संबंध में, लेकिन नियुक्ति किसके, राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। अब इनकी वेतन आदि के संबंध में स्थिति देखें कि वेतन आदि के संबंध में स्थिति क्या है। अच्छा, इनके पद की सेवा और शर्तों, ठीक है, एलिजिबिलिटीज क्या होंगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए, ये सारी की सारी स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें उल्लिखित है। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कुछ तय कर पाए ऐसी स्थिति नहीं है। और किसने तय की, स्वयं भारत के लोगों ने, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के बारे में स्थिति तय की है। फिर आगे कहता है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना, ठीक है ना। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। कहता है कि शपथ और प्रतिज्ञा, ये बिल्कुल उसी ढंग से ले रहे हैं जैसे उच्चतम न्यायालय के लोग न्यायाधीश लेते हैं अपने पद पर नियुक्ति से पूर्व, ठीक है। न्यायाधीशों के वेतन आदि 221, न्यायाधीशों के वेतन न केंद्र सरकार देगी, न सुप्रीम कोर्ट देगा, उसमें न केंद्र सरकार की भूमिका न सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, किसी की है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन अगर भारत की संचित निधि पर भार है, भारत की संचित निधि कैसे बनेगी, उसमें कौन कौन से फंड शामिल होंगे, क्या क्या होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जब ये आर्गन पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन एक मोटी मोटी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं, उनका वेतन अगर भारत की संचित निधि पर भार है तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि पर भार है। और जब हम लोग बजट से संबंधित प्रोविजन पढ़ेंगे, यानी वित्त विधेयक इसका पारित होना देखेंगे, वहां अनुच्छेद 112 आएगा, अनुच्छेद 112, 13, 14, 15, 16, 17 ये अनुच्छेद होंगे। और इधर जब राज्यों के संबंध में व्यवस्था ये पढ़ेंगे तो वहां भी वित्त विधेयक पारित होगा, यानी बजट पारित होगा। और बजट तैयार करते समय किस प्रकार से खर्चे दिखाए जाएंगे और किस प्रकार से आय दिखाई जाएगी, इसका उल्लेख संबंधित प्रावधानों में मिलेगा। वो कहेंगे राजस्व से होने वाली प्राप्तियां अलग दिखाई जाएंगी और खर्चे अलग दिखाए जाएंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। और वे खर्चे जो राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि जैसी भी स्थिति हो उस पर भार हैं, वे अलग दर्शित किए जाएंगे। और आपको जब वित्त विधेयक हम पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा राजस्व से उसे जो वर्तमान प्राप्तियां हो रही हैं वो दिखाती है कि हमें इतने पैसे इस समय मिल रहे हैं, और फिर वो खर्चों का विवरण देती है कि इस समय हमें इतने इतने पैसे इस मद में खर्च करने पड़ रहे हैं। और फिर वो ये बताती है कि भविष्य में हम ये काम और करने वाले हैं, और वो जो काम भविष्य में वो करने वाले हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं, उनके लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी। इसके लिए वो नए करों का प्रस्ताव, नई फीसों का प्रस्ताव ये करते हैं बजट में। इसीलिए हर बार बजट में कुछ टैक्सेस बढ़ते हैं
और जो वर्तमान आय गवर्नमेंट की होती है वो वर्तमान खर्चे प्लस भविष्य के खर्चे इन्हें मिलाकर जो खर्च बनता है उसके लिए कम पड़ जाती है। इसलिए हमेशा घाटे का बजट ये आता है। हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है, उसे बताते हैं कि घाटे का बजट आ गया तो वो घाटे का बजट खराब मानती है, जबकि घाटे का बजट ही अच्छा बजट होता है। घाटे के बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, नहीं तो कुछ ना करो तो फायदे का बजट हो जाएगा। बोले लालू प्रसाद यादव ने फायदे का रेल बजट प्रस्तुत किया तो ये कोई कुछ करो ही मत, फायदे का हो जाएगा। जो वर्तमान में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके लिए तो टैक्सेस लगे हुए हैं, उस तो पैसे तो आ ही रहे, वो सब चलता रहेगा, बस बात खत्म। ना हम नई रेल लाइन बिछाएंगे, ना हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे, ना हम कुछ करेंगे, फायदे का आ गया। और जैसे ही आप नए की बात करोगे तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो जो वर्तमान प्राप्तियां कम हो गई, घाटे का हो गया। अब वर्तमान प्राप्तियां कम है, खर्चे ज्यादा है तो टैक्सेस लगेंगे। ठीक है, खैर वो एक अलग किस्सा है। लेकिन वहां पारित करने की प्रक्रिया में लिखा है कि राज्य की संचित निधि और भारत की संचित निधि जैसी भी स्थिति हो उस पर जो खर्चे भार घोषित किए गए उन पर कोई चर्चा बजट को पारित करने के लिए जो विधायिका में होगी, ठीक है, उन पर कोई चर्चा विधायिका में नहीं होगी। यानी अन्य खर्चों पर हो सकती है कि भाई यहां नहीं 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने कोई जरूरत नहीं, 90 किलोमीटर बिछाओ, 50 किलोमीटर बिछाओ, उन पर चर्चा संभव है। या इन पर इतना खर्च होगा ही नहीं, ज्यादा बता रहे हो, ठीक है, उन पर चर्चा संभव है। लेकिन राज्य की संचित निधि, भारत की संचित निधि पर जो खर्चे बाहर हैं उन पर कोई चर्चा नहीं। आदमी की तनख्वाह अगर झंझट में पड़ सकती हो तभी वो किसी की अधीनस्थता स्वीकार करेगा, अन्यथा तुम कहते रहो कि हमारे अधीनस्थ हैं, कोई मानेगा ही नहीं। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन ये राज्य की संचित निधि पर भार है। इस दृष्टिकोण से भी उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका विधायिका किसी के अधीनस्थ नहीं, किसी के अधीनस्थ नहीं। ठीक है, फिर कह रहे हैं ठीक है, अनुपस्थिति और छुट्टी पेंशन सबसेक्शन 2 221 का, ठीक है, संबंध में ऐसे अधिकारों को जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाए, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों को जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। और फिर परंतु लिख दिया, कहा परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह भी इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए। और यही इंडिपेंडेंस कौन सुनिश्चित करा? सुप्रीम कोर्ट नहीं, भारत की जनता। क्योंकि संविधान भारत की जनता की इच्छा से अधिनियमित है। भारत की जनता की इच्छा इसके संबंध में अंतिम स्वीकृति है। वो कह रही है कि छुट्टी, पेंशन, ठीक है, इस सब के संबंध में जो जिस समय हाई कोर्ट ज्वाइन करेगा उस समय उसे जो छुट्टी पेंशन मिल रहा है उसे बढ़ाया तो जा सकेगा संसद की विधि द्वारा, घटाया नहीं जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। और ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। एनी एक्शन, एनी, ठीक है, एक्टिविटी जो कि इसके विरुद्ध है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नहीं होगी। तो अधीनस्थता आती किन चीजों से है? आती तो नियुक्ति, वेतन, पेंशन, छुट्टी, इनके द्वारा ही है। और जबकि इन संबंधों में पूरी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थता से मुक्त ये रखा गया है। ठीक है, आप देखें आगे कहता है रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। जो जुडिक्शन है किसका? हाई कोर्ट का। वो क्षेत्राधिकार स्वयं किसके द्वारा निर्धारित है? संविधान के द्वारा। तो इसलिए ये ठीक है कि हिंदुस्तान में
एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम आया है और अन्य फेडरेशंस की भांति यहां राज्यों के उच्च न्यायालय और संघ का सुप्रीम कोर्ट ये अलग अलग क्षेत्राधिकारों में स्वतंत्र हो और अलग अलग क्षेत्राधिकारों में सर्वोच्च हो, ऐसी स्थिति नहीं है। यहां सामान्य तौर पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील जाती है और यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम ये स्थापित किया गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पोजीशन एंजॉय करता है। लेकिन जिन अर्थों में अधीनस्थ शब्द को समझा जाता है उन अर्थों में उच्च न्यायालय उनका अधीनस्थ नहीं है। ये बात मेरे मुंह से निकली, इसलिए ये क्लियर किया गया। शेष बात हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।